everyone, welcome back to my channel. So this is part 3 for our chapter 1. I hope आपने part 1 और part 2 देख लिया होगा. So part 1 में हमने डिस्कस किया था टॉपिक 1.0.0 और part 2 में हमने डिस्कस किया था टॉपिक 1.0.1 और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 1.0.2. So सबसे पहले जो भी हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था उसको मैं एक बार आपको रिकैप करा देती हूँ. सो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में हम एक्सपीरियंस करते हैं बहुत सारा इंक्रीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी में, जिसके रीजंस भी हमने पढ़े थे, जो कि क्या थे? इंक्रीज इन पॉपुलेशन, लेबर फोर्स, डिस्कवरी ऑफ रॉ मटेरियल, बेटर मशीन्स, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड स्किल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी. सो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमेशा स्मूथ नहीं होती, कभी हमारे डाउन टर्न्स भी आते हैं, जैसे कि हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जैसे हमारा कोरोना पेंडेमिक आया था. नाउ रिसेशन के टाइम्स पे जो फैक्ट्रीज, वर्कर्स, मशीन्स होती हैं वो खाली रहती हैं क्योंकि इतनी डिमांड नहीं होती. तो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं अलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी, फ्लक्चुएशन इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन. इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है ये एनालाइज करने में प्राइस चेंजेस, इन्फ्लेशन, प्रोस्पेरिटी एंड पॉवर्टी, बिजनेस प्रॉफिट्स एंड फेलियर्स. तो जो इकोनॉमिक्स है उसमें हम डेवलप करते हैं एक एनालिटिकल अप्रोच जो हमें प्रोवाइड करती है मॉडल और फ्रेमवर्क डिसीजन मेकिंग के लिए. नाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होती है? वो होती है इन्फ्लुएंस्ड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स से. तो हम सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, बट हमें इकोनॉमिक्स हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में इश्यूज, एनालाइज करने में ऑल्टरनेटिव्स और डिसीजंस लेने में. नाउ हमारा बुक में एक चार्ट दिया है, पहले हमें उसको समझना है, तो उसके लिए पहले हम टर्म समझ लेते हैं, फिर मैं आपको चार्ट समझाती हूँ. सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स में हम किसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम को. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि एक मिसमैच होता है किसके बीच में? एंड्स और मीन्स के बीच में, मतलब बॉन्ड्स और रिसोर्सेज के बीच में. सो एंड्स क्या है? एंड्स है हमारे ह्यूमन बॉन्ड्स या फिर गोल जो हमें चाहिए, जो लोगों को चाहिए. नाउ एंड्स जो है वो अनलिमिटेड इन नेचर है, मतलब वो कभी भी खत्म नहीं होते. जब एक खत्म होता है तो दूसरा आ जाता है. मोबाइल खरीदने के बाद आपको एयरफोन्स चाहिए, बाइक खरीदने के बाद आपको कार चाहिए, हाउस खरीदने के बाद आपको और बड़ा घर चाहिए. सो अनलिमिटेड है ये नेचर में. एंड सेकेंड पॉइंट उसमें दिया है ग्रेडेड, प्रायोरिटाइज. तो हमें क्या करना पड़ता है? क्योंकि हम सारे अपने वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो हमें अरेंज करना पड़ता है उन्हें प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग. सपोज एक स्टूडेंट के पास 2,000 रुपए हैं, तो उसे बुक खरीदनी है, उसे कोचिंग फीस देनी है, उसे नए शूज खरीदने हैं. तो सबसे पहले वो इन तीनों से डिसाइड करेगा कि क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पहले वो उसके लिए पे करे. नाउ व्हाट इज नीड्स? नीड्स आर रिसोर्सेज. तो रिसोर्सेज जो है वो हमें चाहिए होती है ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि मनी, टाइम, लेबर, लैंड, मशीन्स एंड रॉ मटेरियल. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीन्स? That they are limited, they are scarce, they have alternative uses. सिर्फ एक पर्पस के लिए यूज नहीं होती, अलग अलग पर्पस के लिए यूज होती है. जैसे अगर फॉर एग्जांपल लैंड है तो वो फार्मिंग के लिए भी यूज होगा, वो एक नया घर बिल्ड करने के लिए भी यूज होगा, वो फैक्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी यूज होगा. तो किसी भी लैंड के, किसी भी चीज के अलग अलग यूज हो सकते हैं. देन द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यू नो दैट वांट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड. तो रिसोर्सेज जो है उनके अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं. सो देयर इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज व्हिच क्रिएट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. तो हमें चॉइस करनी पड़ती है. सो नाउ मैं आपको एक बार चार्ट से समझा देती हूँ. तो मॉड्यूल में मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ तक पढ़ लेना, बट ये वाला जो चार्ट था, ये वाला फ्लो चार्ट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था. तो आई होप आपने यहाँ तक रीड कर लिया होगा, सेम तक पेज नंबर 1.4 पे आपने 1.4 पेज पे सेम तक रीड कर लिया होगा. ये मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया. इकोनॉमिक्स में हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है. इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज वी हैव एंड्स एंड वी हैव मीन्स, मतलब वी हैव वांट्स, वी हैव रिसोर्सेज. अब जो हमारी वांट्स है वो अनलिमिटेड है नंबर में, तो हमें क्या करना पड़ता है? प्रायोरिटाइज करना पड़ता है. और जो हमारी मीन्स हैं, जो हमारी रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड है और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, जैसे मैंने आपको लैंड के बताए. तो इनकी वजह से क्या होता है? हमारा स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होता है, जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सो अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक 1.0.2, दैट इज मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? सो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो हेल्प करता है मैनेजर्स को डिसीजन लेने में, बिजनेस के डिसीजन लेने में. कैसे? बाय अप्लाइंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल को अप्लाई करके. नाउ एक बिजनेस सिचुएशन दी हुई है, तो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं उसमें. सो वी हैव एग्जांपल ऑफ वर्ल्ड वाइड फूड लिमिटेड. ठीक है. नाउ जो सीईओ है, सिचुएशन ये है कि जो सीईओ है वो पूछता है कि क्या हमारी कंपनी को सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में एंटर करना चाहिए. सो ये जो है ये एक बहुत ही मेजर बिजनेस डिसीजन है जो उन्हें लेना है. नाउ यहाँ पे कंसर्न क्या रेज कर रहे हैं बोर्ड मेंबर्स कि
सबसे पहले तो ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है। सो इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो भी एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा कंपनी पे। अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो कंपनी को लॉस सफर करना पड़ेगा। सेकेंड इज कि मार्केट जो है वो ग्रोइंग है। सो जो सॉफ्ट ड्रिंक डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, वो कंपनी के एग्जिस्टिंग फूड बिजनेस से रिलेटेड है, तो एक्सपेंशन पॉसिबल है। सो नेक्स्ट इज टफ कंपटीशन। सो जो अनदर डायरेक्टर है वो ये बोलता है कि पहले ही बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक्स की, ठीक है, जैसे कि 2 एग्जांपल दिए हैं, व्हाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स लिमिटेड एंड ब्लैक नेक्टर लिमिटेड। सो इस मार्केट में एंटर करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। नाउ जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो अभी भी है। इस बात पे जो सीईओ है वो रिप्लाई करता है कि ऑल्दो कंपटीशन स्ट्रांग है, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये शो करता है कि स्टिल इसमें ग्रोथ है। जो फूड बिजनेस है वो मेच्योरिटी पे जा रहा है, तो एक्सपैंड करना जरूरी है, ठीक है। नाउ तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्मार्टफोन की कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो क्या न्यू ब्रांड्स मार्केट में नहीं आएंगे। सो नेक्स्ट इज पास्ट फेलियर ऑफ अनदर कंपनी। तो जो अशोक अग्रवाल है वो ये रिमाइंड कराता है सबको कि स्वाति फूड ने एंटर करा था सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस और वो बहुत गंदा फेल हो गए। सो हमें उससे लेसन लेना चाहिए पास्ट फेलियर्स से। नाउ नेक्स्ट इज फ्यूचर इज अनसर्टेन। अनदर रीजन ये है कि पास्ट डेटा जो है वो एक्यूरेटली हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पास्ट डेटा को देख के फ्यूचर। सो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस जो है वो चेंज होती रहती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आज लोग जो है वो ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो जो आज लोग हैं वो ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, इसीलिए जो ये एंटर करना चाह रहे हैं जहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में, तो वो थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि आजकल लोग फ्रूट जूसेस, कोकोनट वाटर, शुगर फ्री ड्रिंक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। सो इस पे जो सीईओ है इसका फाइनल डिसीजन ये होता है कि ये सारे जो कंसर्न्स हैं ये हमें केयरफुली एनालाइज करने पड़ेंगे। एक्सपर्ट जो है वो स्टडी करेंगे अवेलेबल डेटा को। मार्केट एनालिसिस जो है वो सजेस्ट करता है कि हाई चांसेस हैं सक्सेस के, एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो भी हाई है फूड बिजनेस में। प्लानिंग जो है वो ऑलरेडी डन हो चुकी है रिगार्डिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंसेस। अगर कंपनी और डिले करेगी तो कंपनी को और ज्यादा लॉस होगा। सो वो रिकमेंड करता है कि वो एंटर करेंगे सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट पे। नाउ ये एग्जाम्पल हमें क्या सिखा रहा है, ये इलस्ट्रेशन उन्होंने क्यों दिया है कि जो कंपनी है उसके पास क्या हुआ, उसके पास डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम उसने फेस की, तो जो मैनेजर्स थे उनको चूज करना था बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जितने भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल थे उनमें से उन्हें बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना था। तो इकोनॉमिक्स में हमें यही करना होता है दैट वी हैव सो मेनी ऑप्शंस एंड वी हैव टू चूज द बेस्ट वन। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो सर्वाइवल है और जो सक्सेस है किसी भी बिजनेस का वो डिपेंड करता है कि आपने जो डिसीजन लिया है वो कितना सही लिया है। गुड डिसीजन जो है उनकी वजह से आपकी ग्रोथ होती है, प्रॉफिट होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलता है, लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है। सो आपके लिए एक सही डिसीजन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है सेलेक्ट करना बेस्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम 2 और मोर अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। मतलब जितने भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो उनमें से बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना। नाउ स्टेप्स क्या होते हैं डिसीजन मेकिंग में, आइडेंटिफाई करना सारे पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, फिर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर उन सारी इंफॉर्मेशन से जितने भी आपके पास ऑल्टरनेटिव्स थे उनको इवेल्युएट करना, फिर उसमें अपनी रैशनल जजमेंट यूज करना और फिर मोस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव को चूज करना। नाउ फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है उसको इंक्रीज करना है अपना प्रोडक्शन, तो उसके पास क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं कि वो नई मशीन्स खरीद सकते हैं, वो हायर कर सकते हैं नए दूसरे वर्कर्स, मतलब ज्यादा वर्कर्स, या फिर वो आउटसोर्स भी कर सकते हैं प्रोडक्शन को। तो कंपनी का जो मैनेजर होगा, जो कंपनी होगी, वो क्या करेगी, वो इन सारे ऑप्शंस को कंपेयर करेगी और जो भी ऑप्शन उनको सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा उसको वो चूज करेगी। सो दिस इज डिसीजन मेकिंग, सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम 2 और मोर अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। नाउ चॉइसेस क्यों अराइज होती है? सो चॉइसेस अराइज होती है, ये हमारी चॉइसेस थी जिनमें से हमें एक चूज करना था। सो चॉइसेस क्यों अराइज होती है? चॉइसेस अराइज होती हैं क्योंकि प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। ये जो रिसोर्सेज हैं इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट सब कुछ आ जाता है। सिंस ये जो रिसोर्सेज हैं इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं जो बिजनेसेस हर समय यूज नहीं कर सकते, तो इसीलिए एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव शुड बी सिलेक्टेड और लेस एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव शुड बी रिजेक्टेड। ठीक है, जो एफिशिएंट चीज होगी हम उसको सेलेक्ट करेंगे और जो नहीं होगी उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। सो सपोज एक कंपनी है उसके पास 10 करोड़ रुपीस है, तो या तो वो एक नई फैक्ट्री खोल सकती है या फिर वो एक नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकती है, लेकिन वो दोनों नहीं कर सकती। नाउ
टाइप्स ऑफ बिजनेस डिसीजंस। सो 3 टाइप के हैं, ये आप याद रखना। कौन कौन से? स्ट्रैटेजिक, टेक्टिकल एंड ऑपरेशनल। स्ट्रैटेजिक डिसीजन वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेंगे लॉन्ग टर्म में, जैसे एक नया बिजनेस स्टार्ट करना, नई फैक्ट्री खोलना या फिर इंटरनेशनल एक्सपेंशन करना, तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा, तो ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं। टेक्निकल डिसीजन होते हैं मीडियम टर्म डिसीजंस, जैसे कि मार्केटिंग प्लान्स, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, सेल्स प्रमोशन। ऑपरेशनल डिसीजंस होते हैं हमारे डे टू डे रूटीन डिसीजंस, जैसे शेड्यूल करना प्रोडक्शन, परचेज करना रॉ मटेरियल, मैनेज करना एम्प्लॉयज को, तो ये हमें डे टू डे लेने पड़ते हैं। सो सिंपल, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म या फिर शॉर्ट टर्म एंड डे टू डे वाले। नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल ऑफ बिजनेस डिसीजन जो हमारे मॉड्यूल में दिया है। सो सबसे पहला बिजनेस डिसीजन ये होता है कि शुड द फर्म रिमेन इन दिस बिजनेस। ठीक है, जैसे शुड अ डीवीडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कंटिन्यू इट्स बिजनेस टुडे। डीवीडी बनाती थी कोई कंपनी, तो क्या उसको अभी भी बनानी चाहिए या नहीं? तो क्या हमारी फर्म को यही बिजनेस करना है या नहीं? फर्स्ट, ये एग्जांपल्स हैं बिजनेस डिसीजंस के, तो ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड इज, क्या हमें एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए? ठीक है, जैसे अमूल ये डिसीजन लेगा अगर कि क्या हमें एक नया फ्लेवर्ड मिल्क लॉन्च करना चाहिए। देन नेक्स्ट इज, कौन सी प्रोडक्शन टेक्निक हम यूज करें, लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब जहाँ पे लेबर्स ज्यादा यूज होंगे और मशीन्स कम यूज होंगी, और कैपिटल इंटेंसिव मतलब जहाँ पे मशीन्स ज्यादा यूज होंगी और लेबर्स कम यूज होंगे। ठीक है, अगर गारमेंट्स बनाने हैं हमें, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? हम मैनुअली बनाएं, मतलब लेबर्स बनाएंगे, या फिर हम ऑटोमेटेड मशीन से बनाएं। नेक्स्ट इज, फ्रॉम वेयर शुड इनपुट्स बी परचेज्ड। इनपुट्स हम कहाँ से खरीदें? ठीक है, तो कंपनी चूज करती है उन सप्लायर्स को जो ऑफर कर रहे हो बेटर क्वालिटी, लोअर प्राइस और टाइमली डिलीवरी। नेक्स्ट इज मेक और बाय डिसीजन, कि क्या हम खुद से बनाएं या फिर क्या हम खरीदें। जैसे एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसको ये डिसाइड करना है कि टायर्स जो है वो हम खुद से बनाएं या फिर हम किसी से खरीदें। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम आउटपुट एंड सेलिंग प्राइस, कि कितना हम बनाएं और कितने पे हम उसको चीज को सेल करें। मार्केटिंग डिसीजंस, मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है कि हाउ शुड द प्रोडक्ट बी पोजिशन्ड, विच कस्टमर सेगमेंट शुड बी टारगेटेड एंड विच मार्केटिंग स्ट्रैटेजी शुड बी अडॉप्टेड, हाउ मच शुड बी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। तो ये सारी चीजें जो है मैनेजर को डिसाइड करनी पड़ती है। नाउ ये हमारे 7 एग्जाम्पल्स थे बिजनेस डिसीजन के जो हमें मॉड्यूल में दिए हैं। नाउ क्विक रिविजन टिल हियर। सो एंड्स क्या है हमारे? ह्यूमन वांट्स हैं। ठीक है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और इसलिए हमें उन्हें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। मीन्स मतलब रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड है और इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अनलिमिटेड वांट और लिमिटेड रिसोर्सेज बना के मिला के हमारी क्या बनती है? स्केर्सिटी, और ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस लेके आती है। बिजनेस इकोनॉमिक अप्लाई करती है सारे इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? बिजनेस डिसीजन मेकिंग करते हैं। मैनेजर्स इवैल्यूएट करते हैं सारे ऑल्टरनेटिव्स कोई भी डिसीजन लेने से पहले। डिसीजन मेकिंग में हम क्या करते हैं? चूज करते हैं बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है, among all the available alternatives. Then productive resources हमारी है लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट, जो कि लिमिटेड है। So efficient use is essential. बिजनेस डिसीजन हमारे 3 टाइप के हैं, स्ट्रैटेजिक, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। कुछ कॉमन बिजनेस डिसीजंस कौन कौन से हमारे? हमें एंटर करना है न्यू, मतलब हमें किसी और बिजनेस में एंटर करना है या नहीं, ठीक है, या फिर हमें एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही रहना है, हमें एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नहीं, हमें कौन सी प्रोडक्शन टेक्निक यूज करनी है, हमें इनपुट्स का क्या करना है, हमें इनपुट्स को कैसे मैनेज करना है, हमें चीज को बनाना है या फिर बाहर से खरीदना है, आउटपुट और प्राइसिंग डिसीजन, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और बजट और लोकेशन। नाउ नेक्स्ट इज, एक और इम्पोर्टेंट डिसीजन है जो मॉड्यूल में दिया है, तो हाउ टू डील विद रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व। तो हर बिजनेस में रिस्क और अनसर्टेनिटी होती है, चेंजिंग मार्केट कंडीशंस होती हैं, तो मैनेजर को क्या करना पड़ता है? डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि कैसे वो रिड्यूस कर सकता है रिस्क को। सपोज एक कंपनी और वो लॉन्च करिए एक नया प्रोडक्ट, तो वो फेस कर सकती है लो कस्टमर डिमांड, एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स, इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस। तो मैनेजर को जो है प्रिपेयर करनी पड़ती है स्ट्रैटेजीज कि वो कैसे हैंडल कर सकती है रिस्क को। नाउ जो बिजनेस डिसीजन मेकिंग है वो डिफिकल्ट क्यों होता है? इट इज नॉट सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक है, मतलब चेंजिंग है। सपोज एक मोबाइल फोन कंपनी है, तो वो कॉन्स्टेंटली डील करेगी किससे? नई टेक्नोलॉजी से, चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस से, गवर्नमेंट पॉलिसीज से और कंपटीशन से। सो इसलिए जो बिजनेस डिसीजंस होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं।
नाउ जो डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं अंडर इनपरफेक्ट नॉलेज और अनसर्टेनिटी। ज्यादातर बिजनेस डिसीजन जो है वो मैनेजर्स लेते हैं जब उनके पास पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसीलिए इसको बोला इम्परफेक्ट नॉलेज। ठीक है, इम्परफेक्ट नॉलेज यूज हुआ है मतलब उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो अनसर्टेनिटी को फेस करते हैं क्योंकि जो फ्यूचर इवेंट्स हैं हम उसको अभी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसको ये एग्जैक्टली नहीं पता कि कितनी यूनिट्स कस्टमर्स बाय करेंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, फ्यूचर इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो सब अनसर्टेन है, उनके बारे में जो मैनेजर्स हैं उनको नहीं पता, इसीलिए जितने भी डिसीजंस हैं वो इम्परफेक्ट नॉलेज और अनसर्टेनिटी के अंडर लिए जाते हैं। नाउ नीड फॉर प्रॉपर मेथडोलॉजी एंड एनालिटिकल टूल्स। तो सिंस जो डिसीजंस हैं वो डिफिकल्ट है तो मैनेजर्स को क्या चाहिए होता है, प्रॉपर मेथडोलॉजी, साइंटिफिक टेक्निक्स, एनालिटिकल टूल्स, जिससे वो अच्छे डिसीजंस ले सकें। जैसे कि बिफोर ओपनिंग अ न्यू फैक्ट्री एक कंपनी स्टडी करती है मार्केट डिमांड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉम्पिटिटर्स, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स यूजिंग एनालिटिकल टेक्निक्स। नाउ रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करती है मैनेजमेंट को बाय प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक थ्योरीज, एनालिटिकल टूल्स, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। ये हेल्प करता है मैनेजर को कि वो रैशनल और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमिक। बिजनेस इकोनॉमिक इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिसेस। मतलब इकोनॉमिक थ्योरी किससे बना है, बिजनेस इकोनॉमिक्स किससे बना है, इकोनॉमिक थ्योरी और बिजनेस प्रैक्टिसेस से। ये कनेक्ट करता है थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल वर्ल्ड से, प्रैक्टिकल बिजनेस डिसीजन से। सो इकोनॉमिक थ्योरी जैसे कि जब प्राइस डिक्रीज होंगे तो जनरली जो डिमांड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और बिजनेस प्रैक्टिस मतलब कि एक कंपनी ऑफर करती है डिस्काउंट इंक्रीज करने के लिए सेल्स। सो ये वाली लाइन आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसका दूसरा नाम है मैनेजरल इकोनॉमिक्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैनेजरल इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये भी आप याद रखना। सो क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्यों है इसका नाम मैनेजरल इकोनॉमिक्स, क्योंकि इट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। नाउ इकोनॉमिक्स जो है वो प्रोवाइड करती है थ्योरीज, और बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो उन थ्योरीज को अप्लाई करने में हेल्प करती है। सो जैसे इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करती है कॉन्सेप्ट डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्राइस और कंपटीशन को, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करती है, यूज करती है इन सारे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए बिजनेस प्रॉब्लम्स को। एक मैनेजर जो है वो स्टडी करता है डिमांड और सप्लाई डिसीजन लेने से पहले कि उसको सेलिंग प्राइस एक नए प्रोडक्ट का क्या रखना है। Now, next is business economics uses economic knowledge, logic and analytical tools. So business economics include करता है economic knowledge को, logical reasoning को, economic theories को, analytical techniques को। ये help करता है manager को rational decision making में। So next point is business economics is applied economics. So business economics जो है वो part है applied economics का, क्योंकि ये अप्लाई करता है सारे इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को रियल बिजनेस सिचुएशन में, इसीलिए ये ब्रिज करता है गैप बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिस। इससे भी एमसीक्यू बनता है। देन इकोनॉमिक थ्योरी जैसे कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन करता है कॉस्ट को, जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है डिसाइड करने में कि कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं अपना प्रोडक्शन कॉस्ट। Now, next is relationship of business economics with other subjects. तो business economics जो है वो बहुत सारे डिसिप्लिन से, बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें इंडिविजुअल चीजों के बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड इंडिविजुअल फर्म। ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें हम इकोनॉमी एज अ होल के बारे में पढ़ते हैं। ऑपरेशंस रिसर्च, ये हेल्प करता है मैनेजर्स को फाइंड करने में बेस्ट सोल्यूशन यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स। स्टैटिस्टिक्स, ये हेल्प करता है एनालाइज करने में न्यूमेरिकल डेटा। मैथमेटिक्स, ये हेल्प करता है इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन और बिजनेस मॉडल्स सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हम किस में कैलकुलेट करेंगे, मैथमेटिक्स में। देन थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये सब क्या है, रिलेट करती हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स से। Now, next is role of business economist. So, जो business economist है वो combine करता है knowledge को, और क्या करता है, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है बिजनेस प्रॉब्लम, एनालाइज करने में हेल्प करता है सिचुएशंस को, सजेस्ट करता है सुटेबल सॉल्यूशंस, और हेल्प करता है मैनेजर को कि वो अच्छे डिसीजंस ले सके। नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो यूजफुल है बियॉन्ड प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो खाली कंपनीज यूज नहीं करती, बट सारे एनजीओज, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये सब यूज करते हैं।
नाउ याद रखना आप कि इस वाले टॉपिक में हमने पढ़े 13 पॉइंट्स, ठीक है। 13 पॉइंट्स में हमने ये सब कवर कर दिया। सो अगर आपको नोट डाउन भी करना है तो आप ऐसे ही करना कि 13 पॉइंट्स हमने यहाँ तक पढ़े हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मॉड्यूल में आपको कहाँ से कहाँ तक रीडिंग करनी। अब मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैंने आपको ये वाला पूरा एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दिया, वाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स लिमिटेड वाला, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स वाला, कि उनको लॉन्च करनी थी, सॉफ्ट ड्रिंक्स का बिजनेस स्टार्ट करना था, ठीक है। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। 3 टाइप के डिसीजंस एंड एवरीथिंग, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। देन ये पूरा मैंने आपको यहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन तक, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन तक एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप उसको यहाँ तक रीड करके ही नेक्स्ट वीडियो देखना।